फ्लाइंग इनवॉइस क्या है और इनके पीछे डिपार्टमेंट का मकसद क्या है? डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। आप कानून में सेक्शन 37A ले आए, 11 के मुख्तलिफ हिस्से बना दें, फ्रॉड को एस्टेब्लिश करने के लिए आप निकल पड़े। उससे बहुत बेहतर है कि आप इस सेल टैक्स को सिंगल डिजिट में ले आए। सारे के सारे चैम्बर इस चीज पे एग्रीड है कि हम 5% टैक्स देते हैं, हमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट से बचाया जाए। लेकिन हुकूमती खजाने तक टैक्स पहुंचता नहीं है। आप सारे का सारा वक्त इसी चीज पे जाया करें हैं, बजाय कि आप पाकिस्तान में एक टैक्स बेस को ब्रॉड करें और इन्हीं अफसरों को किसी काम पे लगाएं जहां से रेवेन्यू ज्यादा है। 78 साल में हमने सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड पर्सन की तादाद लाखों में होनी चाहिए थी, वो तो 2 लाख भी नहीं है। आप एक दफा ताजर को ये कह दें कि तूने 5% टैक्स दिया, उसके बाद तुझे से कोई सवाल नहीं होगा। ये 2 लाख उठते हुए 20 लाख ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। फ्लाइंग इनवॉइस में जो तहकीकात हैं, FBI के जुर्म से या मुजरिम ठहराने से पहले किस किस्म की तहकीकात होनी चाहिए? 37A जो अब नया आया है, इसकी कार्रवाई करते हुए पहले लोगों को मुजरिम ठहराया बगैर उनकी इन्वेस्टिगेशन किए और उन पे FIR काट दी। इनका सिस्टम ही गलत है। अब जब मेरी परचेज क्रैश सिस्टम वैलिडेट कर रहा है, हर चीज को वैलिडेट ये खुद करे, फॉस्टर पे कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा एविडेंस मिल जाता है कि आप पिछले 4 साल खोल लेते हैं। ओ भाई, जो खोलने हैं वो करंट में खोलो, ये सोए क्यों रहते हैं? बहुत शुक्रिया ख्वाजा रियाज हुसैन साहब, आपने हमें टाइम दिया। फैसल इकबाल ख्वाजा रियाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। फ्लाइंग इनवॉइस क्या है और इनके पीछे डिपार्टमेंट का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम यूबी साहब, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक चीज, ये जो फ्लाइंग इनवॉइस है, इसको अपने सामीन को और जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स मुझे देख रहे हैं उन सबको इससे आगाह करना चाहूंगा। बेसिकली फ्लाइंग इनवॉइस का कॉन्सेप्ट ये है, एक आदमी ने एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली हुई लेकिन उसने इनवॉइस ले ली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक माल खरीदा, एज ए परचेजर मैं फैसल हूं और मैंने उसे सप्लाई कर दिया यूबी साहब को, लेकिन इनवॉइस मैंने किसी थर्ड पार्टी के नाम, अजहर के नाम की काट दी। यानी माल किसने इस्तेमाल किया? यूबी साहब ने, जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। और इनवॉइस मैंने एक रजिस्टर्ड आदमी के नाम काट दी जो कि शायद उसका रिबेट ले सकता है, हालां उसने ये माल नहीं खरीदा। दैट इज कॉल्ड ए फ्लाइंग इनवॉइस। अर्ली 90s में ये बड़ा रफड़ पड़ा था जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फैसलाबाद में नदीम साहब होते थे, उनकी इन्होंने बहुत सख्ती के बाद बेचारे का हार्ट फेल भी हो गया था, जहां मुझे याद है। उस वक्त फेक इनवॉइसेस का बड़ा ट्रेंड था, इनवॉइसेस ही फेक होती थी। उसको इन्होंने क्रेस्ट के जरिए खत्म किया। इन्होंने सिस्टम्स लेके आए, सेल टैक्स वालों ने, इन्होंने बड़े अच्छे सिस्टम्स इन्फोर्स किए जिससे फेक तो खत्म होगी। अब ये अलमिया रह गया जो कि फ्लाइंग इनवॉइस, जिसको ये कहते हैं फ्लाइंग इनवॉइस। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जजमेंट दी है, 2025 में रिपोर्ट भी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर एक आदमी सेक्शन 73 की कंप्लाइंस पूरी कर देता है और उसके पास सबूत है कि उसने ये माल लिया, जिस तरह गेट इनवर्ट पासेस हैं, जिस तरह गुड रिसीव नोट है, जिस तरह वेट स्लिप्स है, वो आदमी उस माल को कंज्यूम करने का अगर वो पैटर्न भी साबित कर देता है कि ये मैं माल कंज्यूम कर रहा हूं, तो देन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ए फ्लाइंग इनवॉइस। लेकिन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली ये चीज को बड़ा जोर दिया है कि जी हमने ये फ्लाइंग इनवॉइसें हैं, ये आपने माल लिया नहीं, ये आपने टैक्स गलत क्लेम किया है। और सप्लाई चेन में सेक्शन 8A को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा ज्वाइंट और सेवरल लायबिलिटीज हैं लोगों की। सर बात ये है कि ये फ्लाइंग इनवॉइस क्यों है और डिपार्टमेंट के पास इसके सद्देबाब का क्या एक हिस्सा है? देखें, आप कानून में सेक्शन 37A ले आए, 11 के मुख्तलिफ हिस्से बना दें, फ्रॉड को एस्टेब्लिश करने के लिए आप निकल पड़े। उससे बहुत बेहतर है कि आप इस सेल टैक्स को सिंगल डिजिट में ले आए और विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्लेम। फैसल साहब, लेकिन इसकी फ्लाइंग इनवॉइस है, इसकी जो डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, इसकी वैसे कानूनी हैसियत क्या है? कानूनी हैसियत ये है कि सर देखें, ये जो फ्लाइंग इनवॉइस है ना, है तो ये गलत है,
लेकिन इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है डिपार्टमेंट में। ओनस ऑफ प्रूफ किस पे है? डिपार्टमेंट पे। वो ये साबित करे कि जिस बंदे से मैंने सप्लाई ली है उसने एक्चुअली मुझे ये सप्लाई नहीं की और इनवाइस मैंने किसी और की ली हुई। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट, कम्बरसम एंड वेरी ट्रिकी मैटर। आप इसमें जाते क्यों हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हम डिपार्टमेंट में से इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट खत्म क्यों नहीं करते। हम इसे पीआरए में हमने इसको बहुत अच्छा एक्सरसाइज करके देख लिया पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने, कि उन्होंने कहा जिसने इनपुट टैक्स नहीं लेना वो 5% टैक्स दे हर स्टेज पे और वो खत्म। 19 सर्विसेज पे 16% से 5% किया गया। मुख्तलिफ उन्होंने 5%। आप सप्लाई चेन में 8A जो लेके आए हैं, आप 8A की जगह ये सिंगल डिजिट क्यों नहीं कर देते? आप कहें यार ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको टेक्सटाइल की एक मिसाल दी थी, कॉटन खरीदी, कॉटन से धागा बना, धागे से आपका आगे कपड़ा बना, कपड़े से आगे फिनिश प्रोडक्ट बनी। ये 4 स्टेजेस हैं। चारों स्टेजेस में 5% टैक्स लगाए, 20% टैक्स होगा और किसी किस्म का रिफंड नहीं होगा, किसी किस्म का इनपुट टैक्स नहीं होगा, जिसके लिए डिपार्टमेंट को एक लंबी एक्सरसाइज और डिपार्टमेंट को एक लंबा वो तो खत्म हो। देखें बात है जब एक बीमारी आ जाती है, अब बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 तरह की दवाइयां हैं, एक है टेम्परेरी रिलीफ, एक है उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देना। आप उस बीमारी को जड़ से खत्म करें, इसे सेल टैक्स को सिंगल डिजिट करें, 5% कर दें, 7% कर दें विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। यकीन करें आप स्टेक होल्डर्स के साथ अगर मशवरा करेंगे तो वो सारे के सारे चैम्बर इस चीज पे एग्रीड है कि हम 5% टैक्स देते हैं, हमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट से बचाया जाए। ताजर हर बंदा ये कहता है। लेकिन फैसल साहब, इससे सेल टैक्स पे मेरी पूरी एक डिबेट हुई थी प्रोग्राम में, जिसमें एफबीआर के आला अफसर ने मेरे साथ ये डिस्कस किया था, सिंगल डिजिट हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान बना था 1948 में, सेल टैक्स का जो पहला कानून बनाया गया था, 6 पाई हमने टैक्स सेल टैक्स लगाया था और पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज बन गया था। और 6 पाई क्या थे? 16 आने 1 रुपए में होते थे और 1 आने में 12 पाई होती थी और 6 पाई लगाया था, उसके ऊपर भी खिलाफ हो गए थे। अगर उन पाई को अब हिसाब किया जाए तो ये सेल टैक्स 40-45% जाके बन जाएगा। यार बात सुने, देखे 5% सेल टैक्स लगाना है आपने, बस आपने लोगों का रिस्क कारोबार तो नहीं बंद कराना, आपने तो टैक्स रिकवर करना है। ठीक है, आज की डेट में मेरे पास कोई ऐसी फिगर नहीं है, लेकिन आप तो माशाल्लाह मीडिया से हैं, आप एफबीआर के किसी भी ऐसे बंदे से बात करें कि टोटल पाकिस्तान में जो रेवेन्यू आता है जिसमें सेल टैक्स लगता है उसकी फिगर निकालें, उस पे 5% टैक्स लगाएं तो कैलकुलेशन में वो टैक्स ज्यादा रिकवर होगा, कम नहीं होगा। ये सही कह रहे हैं आप। सिंगल डिजिट भी आप कह रहे हैं, 5% नहीं 4% भी वसूल किया जाए तो 4 गुना ज्यादा हम टैक्स वसूल कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती खजाने तक टैक्स पहुंचता नहीं है। असल नेट टैक्स है जो सेल टैक्स का, वो 4-5% ही है जो हुकूमती खजाने में आता है। यही मैं कह रहा हूँ ना, देखें भाई बात आप मेरी समझ नहीं रहे। बात यह है कि हुकूमत ने तो टैक्स लेना है, उसे कॉम्प्लिकेट क्यों करें आप इनपुट टैक्स के साथ। देखें मैं यहाँ पे बरबला कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को सिंगल डिजिट 5% करके और इन्हीं अफसरों को बीटीबी पे लगाना चाहिए। ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम करें, ना कि ये इनपुट और आउटपुट की जो गलती है वो निकाल। आप पहले रिफंड देते हैं एक्सपोर्ट पे, उसके बाद आप उसका पोस्ट रिफंड ऑडिट करते हैं कि वो सही हुआ था कि नहीं हुआ था। तो यार आप सारे का सारा वक्त इसी चीज पे जाया कर रहे हैं, बजाय कि आप पाकिस्तान में एक ब्रॉड बेस टैक्स बेस को ब्रॉड करें और इन्हीं अफसरों को किसी काम पे लगाएं जहां से रेवेन्यू ज्यादा है। आपने 5% टैक्स, एक मैं कहता हूं क्लासिक एग्जांपल है कि हर ताजर ने वो 5% देना है और उसके बाद कोई इनपुट नहीं है। फैसल साहब, 73 लाख एटीएल में लिस्ट में बंदे आ चुके हैं बिहार की में, जिसमें 2 लाख सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और 2.25 लाख में से भी 60,000 वो बंदे हैं जो टैक्स सेल टैक्स में जमा करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है 78 साल में हमने सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड पर्सन की तादाद लाखों में होनी चाहिए थी, वो तो 2 लाख भी नहीं है। देखें सर, बात ये है लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप है और लैक ऑफ ट्रस्ट है। आप एक दफा ताजर को ये कह दें कि तूने 5% टैक्स दिया, उसके बाद तो ऐसे कोई सवाल नहीं होगा। आप देखें ये 2 लाख उठते हुए 20 लाख ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। असल में खौफ, फिर सबसे ज्यादा खौफ ये है ना ऑडिट का। मैं जो डिक्लेयर करूंगा उसको किसी ने मानना नहीं। आप देखें, मैं अभी आपने बजट बढ़ाया,
11,000 अरब से 16,000 अरब कर दिया, ठीक है। आपने तकरीबन 25 से 35% बजट बढ़ाया। आज आप एक स्कीम दे दें, 2025 की रिटर्नें जा रही कि पिछले साल से 25% ज्यादा टैक्स दो, तुम्हारा ऑडिट नहीं होगा, आ जाएगा। अच्छा फैसल साहब, इसमें ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले इसमें ये फ्लाइंग इनवॉइस में जो तहकीकात हैं FBI की जुर्म से या मुजरिम ठहराने से पहले किस किस्म की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ब्रेक से बाद। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल साहब, ये आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। एक जजमेंट है ताज इंटरनेशनल, ये 2014 में आई, हाई कोर्ट लाहौर ने की, उसके बाद अब कंफर्म कर दी है 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इन्होंने ताज इंटरनेशनल में दो चीजें डिपार्टमेंट पे लाजम की हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप किसी की भी सिविल लाइबिलिटी क्रिएट करें। फ्लाइंग इनवाइस को साबित करने का ऑनर्स ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट, वो ये बताएंगे कि मैंने डिलीवरी माल किससे लिया और इनवाइस किससे ली। डिपार्टमेंट शुड हैव ए वैलिड सबूत विद देम, और उसके बाद वो ये कार्रवाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो ये कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी जो I&I फैसलाबाद में अभी जो मसाइल हुए थे, वो सारे की सारी रिटें एक्सेप्ट होगी और डिपार्टमेंट का केस खत्म हो गया। वो किस बेस पे कि उन्होंने 37A जो अब नया आया है, इसकी कार्रवाई करते हुए पहले लोगों को मुजरम ठहराया, बगैर उनकी इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर उनकी कंप्लाइंस देखे, और उन पे FIR काट दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे डिटेल में लिखा है अभी रिसेंटली, और मंसूर अली शाह ने 2014 में ताज इंटरनेशनल में ये लिखा था बतौर हाई कोर्ट जज कि जब तक किसी की सिविल लाइबिलिटी डिपार्टमेंट तयन नहीं कर सकता, उससे पहले उसे क्रिमिनल नहीं ठहराया जा सकता। इसी को ही दोबारा अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में 3 लोगों के बेंच ने। तो बेसिकली फ्लाइंग इनवाइस की पहली जिम्मेदारी कि किसी आदमी ने फ्लाइंग इनवाइस ली है, वो डिपार्टमेंट पे आती है। डिपार्टमेंट ने ये बताना है कि इस बंदे ने ये इनवाइस किससे ली है और माल किससे लिया है। अब इन दोनों सूरतों में अभी तक मेरी नजर से जितने केस गुजरे हैं, डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। फिर फ्लाइंग इनवॉइस का सद्देबाब क्या है, कानून में क्या तब्दीली? सिंगल डिजिट टैक्स। जब आपने किसी भी इनवाइस का इनपुट ही नहीं देना, फिर क्यों करप्शन होगी? आप एक सिंगल डिजिट टैक्स का तस्वर लेके आए, 5 का लें, 6 का लें, 7 का लें। स्टेक होल्डर से मुशावरत करें, सारे चैम्बर्स को साथ बिठाएं, उन्हें कहें जी हमने अब से इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स खत्म करनी है। अच्छा फैसल साहब, ये मॉडल कहीं चल भी रहा है? मसलन हमारे हमको हमसाय मुमालिक में सिंगल डिजिट पे कोई है मॉडल ऐसा? पाकिस्तान में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ये मॉडल चला रही है। तो सर्विसेज पे टैक्स देना सर उनके, तो एनोलॉजी तो वही है ना कि आप 5% टैक्स दे दें, वो फुल एंड फाइनल है, अगेन उसके पीछे इनपुट नहीं होगा। लेकिन इनपुट के तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रूल्स भी नहीं बने, उसमें तो रिफंड का भी कॉन्सेप्ट भी नहीं है सर। मसला तो ये है ना। अब यूबी साहब, व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर हम इस करप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान में सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे आपको लेके आना पड़ेगा। इससे क्या होगा? 2 चीजें, एक, लोगों का सरमाया सेल टैक्स में नहीं फंसेगा रिफंडों की सूरतों में। दूसरी तरह लोगों की ये कहना कि जी रिफंड हमें मिलता नहीं, अगर मिलता है तो वो कैसे मिलता है हम सबको पता है। 3, हुकूमत के पास वर्किंग कैपिटल फंस जाता है। अगर ये वही पैसा कारोबार में रोटेट हो तो कारोबार बहुत बढ़ जाएगा लोगों का। और हुकूमत के जो अफसरान सेल टैक्स को लेके परेशान है, वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे वॉर कर सकते। अच्छा फैसल साहब, ये सबसे ज्यादा मसला टैक्स पेयर के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये होता है जब फ्लाइंग इनवॉइस के केस खुलते हैं, वो 4 साल या 5 साल बाद खुलते हैं, तहकीकात 4-5 साल बाद खुलती हैं। ये तहकीकात क्या फौरी होनी चाहिए या 4-5 साल ये दुरुस्त इकदाम है? मसला तो ये 4-5 साल बाद बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। अगेन ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये तहकीकात फौरी होनी चाहिए उसी साल पे। ये क्या करते हैं, आज हम 25 में बैठे हैं, 21 का रिकॉर्ड खोल लेते हैं, 22 का रिकॉर्ड खोल लेते हैं। यार बात ये है कि आप जागते रहे, मुश्तरी होशियार बाश, वो एक टर्म है। आपके पास रिटर्न गई है, आप उस रिटर्न को ऑडिट करें और फाइंड आउट करें चीजों को। ये थोड़ी है कि आप 5-5 साल 6-6 साल पुराना रिकॉर्ड पकड़े और लोगों को वहां पे जाके
के ब्लैक लिस्ट कर दें। अब देखें ना कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट सब ने ये कानून बनाया है कि मैं एज ए परचेजर मैंने ये देखना है कि मेरा सेलर ग्रीन जोन में है कि नहीं। अगर मेरा सेलर ग्रीन जोन में है और उसकी इनवाइस को क्रेस्ट सिस्टम वैलिडेट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद मेरे पे क्या मसला है? मुझे क्यों 2, 4, 5 साल बाद पकड़ते हैं? देखें, इनका सिस्टम ही गलत है। अगर क्रेस्ट ने वो इनवाइस क्यों अप्रूव की? सबसे पहला सवाल ये है कि क्रेस्ट ने वो इनवाइस क्यों अप्रूव की? एक बंदे ने सेल डाली, दूसरे ने परचेज डाली। आपको पता है कि जो परचेज है अपने आप मेरे सिस्टम में अपलोड हो जाती है, मैं खुद नहीं करता। अब जब मेरी परचेज सिस्टम वैलिडेट कर रहा है, क्रेस्ट सिस्टम वैलिडेट कर रहा है, हर चीज को वैलिडेट ये खुद करे, फॉस्टर पे कर रहे हैं। जितना एक्सपोर्ट का रिफंड है वो फॉस्टर पे वैलिडेट होता है। यार 5 साल, 3 साल, 4 साल डाउन द रोड आपको कोई ऐसा एविडेंस मिल जाता है कि आप पिछले 4 साल खोल लेते हैं। ओ भाई, जो खोलने हैं वो करंट में खोलो। करंट में मुझे बताओ आज कि यार ये इनवाइस तूने गलत ली है, ये सोए क्यों रहते हैं? तो उसका सदबाब निकल आता है, फौरी निकल आएगा। एक सोए क्यों रहते हैं? सवाल ये है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सवाल ये निशान इसके सिस्टम पे आ जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये 4-5 साल बाद खोल रहे हैं। सिस्टम इनका है, उसने दोनों को ग्रीन जोन में लिया, सेल भी ओके कर दी, परचेज भी ओके कर दी। उसके बाद 73 की कंप्लाइंस भी होगी। उसके बाद मेरे पास एविडेंस भी है कि मैंने माल लिया हुआ है और कंज्यूम किया हुआ है। अब मुझे इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना 8A में कि तुम उस सप्लाई चेन के कोई पार्ट हो, ये तो ज्यादती है। जब आपके सिस्टम ने मुझे कबूल कर लिया है मेरी चीजों को, जब आपके सिस्टम ने एक चीज को वैलिडेट कर दिया तो फिर यार मैं कैसे मुजरम हूँ? और फिर क्या करते हैं, उठा के वो टैक्स उसके ऊपर 100% पेनल्टी और सरचार्ज लगा रहे। तो यार बात ये है कि आप इस सिस्टम को खत्म करें, गोली मारे इसको। आप करें जी सिंगल डिजिट टैक्स करें, सिंगल डिजिट टैक्स की रिकवरी देखें हो रही है कि नहीं हो रही। फैसल साहब, लेकिन ये दूसरी बड़ी बात, एक परचेजर है, अगर वो चीज परचेज करता है और जिसे परचेज करता है उस वक्त वो एक्टिव लिस्ट में है, ग्रीन में है, क्या उसका क्या गुनाह है? जब 4-5 साल बाद खुलेगा तो फिर वो तो बेचारा हाथ लगा के देखेगा मैं क्या करूं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, उन्होंने कहा कि अगर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों लोग ग्रीन जोन में थे और 73 की कंप्लाइंस भी थी तो उसको आप फेक या फ्लाइंग इनवाइस का केस नहीं बना सकते। ये जस्टिस शाहिद वहीद साहब की जजमेंट है, और उसके अलावा भी बहुत सारी नंबर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है। जब दोनों बंदे ग्रीन जोन में हैं और 73 की कंप्लाइंस पूरी है तो आप उस इनपुट को रिजेक्ट नहीं। ये फ्लाइंग इनवॉइस के लिए क्या जरूरी है कि सेलर ब्लैक लिस्टेड हो या सस्पेंडेड हो? अदालतों की इसमें जजमेंट है, मौजूद है। मैं मिलेट ट्रैक्टर जिस ताज की आप इंटरनेशनल कह रहे थे, बहुत सारी जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ आपने अगर ब्लैक लिस्टेड बंदे से कोई माल लिया है या सस्पेंडेड बंदे से कोई माल लिया है तो वहां पे तो सिस्टम ही नहीं अलाउ करता रिटर्न फाइल करना। मतलब अगर मैं ब्लैक लिस्टेड हूं तो मैं तो सेल ही नहीं कर सकता, मेरा तो सिस्टम ही ब्लॉक हो जाता है। तो अगर मैं ग्रीन जोन में हूं तो इसका मतलब मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं और डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन क्या होता है, एक बंदा I&I वाला आता है, वो 4 साल पीछे जाता है, उसको ब्लैक लिस्ट कर देते। उस वक्त जजमेंट्स क्या है, कहते हैं कि अगर एट मटीरियल टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों ग्रीन जोन में थे तो देन इट कैन नॉट बी डन इन एनी मैनर। होना भी यही चाहिए। इंसानी हकूक खिलाफ वर्जी खुद करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मुझे तजारत का राइट देता है। अगर मैं आजाद तजारत नहीं करूंगा तो मुल्क का इकोनॉमिक पहिया कैसे चलेगा? अगर मैं आजाद तजारत कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ एक ही लायबिलिटी है जिससे मैं माल ले रहा हूं, मैंने ये चेक करना है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में या ग्रीन जोन में है या नहीं। अगर वो है तो मैं उससे तजारत कर सकता। अच्छा फैसल साहब, ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन ये क्या है, इस पर कानून क्या कहता है? इसमें देखे जी, सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग ये है कि अगर किसी भी बंदे पे सेल्स टैक्स को डाउट होता है सबसे पहले वो उसको सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड करके एक इंक्वायरी मार्क करते हैं और फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अब इस कानून के मुताबिक वो आदमी कोई लीगल ट्रांजैक्शन सेल की किसी के साथ एंटर हो ही नहीं सकता। जब ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर आ जाता है तो तब या सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद ना वो बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है और ना ही वो कोई सेल कर सकता है।
है। तो बेसिकली तो ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए कि आपको जहां पे कोई नजर आया ये बंदा फ्लाइंग इनवॉइस इशू कर रहा है, ये आदमी रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है, तो फिल वक्त उसी वक्त फौरी उसको सस्पेंड कर देना चाहिए और बाद में उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, ताकि बाकी लोग उससे परचेज करने से पहले 10 दफा सोचें। अच्छा फैसल इकबाल खान साहब, जब फाइनेंस बिल आया उसमें 37 AA वाजिया था जिसमें एक्शन होना था, लेकिन जब ताजर सरापा एहतजाज हुए 37 AA को खत्म करके 37A ले आए, उस पर भी ताजर बरादरी ने सरापा एहतजाज हुई। अब वो ताजर बरादरी से हुकूमत ने क्या पॉलिसी बना दी है, कमेटी बना दी है, बगैर कमेटी की इजाजत को कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन कानून तो वही मौजूद है। पहले भी कमेटी बनाई गई थी, सारा कुछ पहले भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात फैसल साहब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब तो FBI का सिस्टम खुद ब खुद टैक्स फ्रॉड को नोटिस कर देगा। वो जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने एक्सपर्ट्स लिए, मेरा नाम भी उन एक्सपर्ट्स में गया है, ठीक है जी। वो कमेटी देखेगी कि ये फ्रॉड का केस बनता भी है या नहीं। सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सबसे पहले तुम उसकी सिविल लाइबिलिटी का तयन करो, सिविल लाइबिलिटी का तयन किए बगैर आप उसको मुजरम नहीं ठहरा सकते। सबसे पहले तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है डिपार्टमेंट पे कि डिपार्टमेंट ये प्रूफ करे कि ये आदमी मुजरम है और फिर उसको ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड किया जाए। जब तक आप ये पूरी एक्सरसाइज नहीं कर लेते तब तक आप किसी को किसी कमेटी के सामने भी नहीं पेश कर सकते। ये तो पहले ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कंपनी को, वो बंदा लटका रहे, काम भी बंद उसका और अदालतों को धक्के डेली के उसके। 37A में भी ये लिखा है कि पहले उसे बुलाओगे, बुला के उसे एविडेंस लोगे, इंक्वायरी इनिशिएट करोगे और उसके बाद बेसिकली सर सवाल यही है, दोहराइया है, क्या हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं या नहीं। पहला सवाल ये, अगर हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो हमें 1 या 2 साल सिंगल डिजिट प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या हमारी लायबिलिटी जितनी हमें चाहिए सेल टैक्स वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो फिर इन तमाम चीजों से हम खुद ही निकल जाएंगे। फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। जो टैक्स पेयर है अगर 2 अरब सालाना कमाता है, 2 अरब में वो 10 करोड़ उसका अगर इनकम निकलती है, 10 करोड़ में से वो 45% टैक्स देता है तो 50 उसका वो तकरीबन 4.5 करोड़ बन जाता है और सेल टैक्स देता है 36 करोड़ रुपया वो बनता है। 36 और 5 41 करोड़ रुपया उसमें दे रहा है आपको 2 अरब में से, अपने 10 करोड़ की इनकम में से 5 करोड़ दे रहा है। इसका मतलब है 50% के आप मालक हैं टैक्स पेयर के साथ। आपने कुछ भी नहीं किया। एक टैक्स पेयर सुबह उठता है, अपने काम पे जाता है, मजदूरों को देखता है, सारे मामला को देखता है, 40 डिपार्टमेंट को संभालता है और हर किस्म की कानूनी कार्रवाई को भी देखता है, अदालती कार्रवाई को भी देखता है, अपने वर्कर उनके मसाइल को भी देखता है। और वो जो साल में 10 करोड़ कमाता है और 10 करोड़ में से 5 करोड़ आपको देता है, आप 50% ले जाते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना होता उसकी कमाई से। आप ना उसको सूद देते हैं ना आप कोई उस ऊपर वो आपके शरायत रखता है। 50% लेकर भी आप 50% लेकर भी अगर उससे खुश नहीं है तो ये तो जुल्म है। टैक्स पेयर के एतमाद को बहाल करने के लिए हुकूमत को कोई ऐसा लाहेमल बनाना पड़ेगा जिसमें फैसल इकबाल खान साहब कह रहे थे, आप कानून ऐसा बनाए जिसमें करप्शन ना हो और टैक्स रिकवरी ज्यादा हो ताकि ये मुल्क भी तरक्की करे, कौम भी खुशहाल हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।